हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी थर्ड ईयर की एक नए चैप्टर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, कार्बनिक अभिक्रियाओं में कुछ एनर्जेटिक्स या एनर्जीज होती हैं, उसको बारे में समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एक साम्य प्रक्रम की भांति होती है, जिसमें साम्य बिंदु रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तुलनात्मक एनर्जी से निकालते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, ए एक्स प्लस बी वाई, ये दो रिएक्टेंट है। इनकी जब रिएक्शंस होती है तो प्रोडक्ट के रूप में ए डैश वाई और बी डैश एक्स हमें मिलता है। इस अभिक्रिया में साम्य बिंदु की स्थिति तथा दिशा का निर्धारण बाईं ओर से दाईं ओर अथवा इन दोनों के मध्य में कहीं है। इस आधार पर किया जाता है कि इस अभिक्रिया में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है या कितनी एनर्जी की आवश्यकता है। एनर्जी की इस मात्रा का मापन बंद ऊर्जाओं के मान से किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मीथेन प्लस Cl2 की बात करें और उससे हमें क्लोरोमीथेन और HCl मिल रहा है। ध्यान से देखना, CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए 99 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी और Cl बॉन्ड क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 58 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसी तरह जो प्रोडक्ट के फॉर्म में C और Cl का बीच बॉन्ड बनेगा, उसमें हमें 81 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी मिलेगी और HCl का जो बॉन्ड बनेगा उसमें हमें 103 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी मिलेगी, यानी रिलीज होगी। इस अभिक्रिया की कुल ऊर्जा या ऊष्मा डेल्टा H के फॉर्म में हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखा जाए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 81 प्लस 103, जो प्रोडक्ट की एनर्जी थी बॉन्ड बनने से जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसकी, माइनस 99 प्लस 58, जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी थी। इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो हमें 27 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी मिलती है, जो इस पूरी रिएक्शंस के दौरान रिलीज होती है। दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इस अभिक्रिया में यहाँ पर पूरा बताया है आपको डिटेल में। 27 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, यानी यह एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएगी। दूसरी ओर विपरीत दिशा में अभिक्रिया होने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक रिवर्स फेज में 27 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की हमें आवश्यकता होगी। इसे हम रिवर्स अभिक्रिया एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी ये। इसलिए एक रासायनिक अभिक्रिया को लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं अग्रसर होने के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, फ्री एनर्जी में जो चेंज है, डेल्टा एफ का मान हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा एफ का मान अगर पॉजिटिव है तो इस स्थिति में यह अभिक्रिया विपरीत दिशा में होगी। साम्य स्थिरांक जिसे हम के कहते हैं और मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जिसे हम डेल्टा एफ कह रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको बताया है कि डेल्टा एफ इक्वल टू माइनस RT/ln(k). जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है -2.303 RT/ln(10k). यहाँ पर T परम टेम्परेचर है, R एक गैस स्थिरांक है जिसका मान 1.98 किलो कैलोरी पर मोल पर डिग्री और K एक साम्य स्थिरांक है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि केवल साम्य अवस्था के आधार पर ही अभिक्रिया का निर्धारण नहीं होता, अपितु वास्तव में सभी क्रियाओं को एक ऊर्जा बाधक या बैरियर, एनर्जी बैरियर से गुजरना होता है, जिसके लिए आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। एक्टिवेशन एनर्जी पहले हमें मिलेगी जब हम रिएक्टेंट नॉर्मली रिएक्शंस करवाते हैं तो एनर्जी देते हैं, तो एक एक्टिवेशन एनर्जी तक कोई भी क्रिया जाएगी, उसका होगा अभिक्रिया में, उसके बाद ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा। इस ऊर्जा का मान, एक्टिवेशन एनर्जी का मान अधिक होने पर अभिक्रिया को उचित दर पर होने के लिए अभिक्रिया के लिए वांछित तापक्रम का मान बढ़ाया जाता है, जिससे अधिक से अधिक अणु ऊर्जा ग्रहण कर आपस में एनर्जी रिएक्शंस करें और हमें अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। अभिक्रिया की दर जिसे हम के कहते हैं, स्मॉल के, और सक्रियण ऊर्जा जिसे EA के फॉर्म में हम डिनोट करते हैं, उनके बीच में जो संबंध होता है उसको दर्शाया गया है।
और जिसका पालन अधिकतर अभिक्रियाएं करती हैं। R इक्वल टू ए ई माइनस ए की पावर ई ए बाय आर टी। यहाँ ए स्थिरांक है, आर गैस कांस्टेंट, टी परम टेम्परेचर है और ई ए सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहला रही है। यहाँ सक्रियण ऊर्जा संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट और अभिकारक रिएक्टेंट के मध्य के जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको दर्शाता है। इस सक्रियण ऊर्जा सिद्धांत के से अभिक्रिया की क्रियाविधि को जानने में हमें सहायता मिलती है। ऊर्जा और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के मध्य में लेखाचित्र द्वारा किसी अभिक्रिया के रिएक्टिंग सिस्टम को किसी भी समय उसकी ऊर्जा को बताया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम एक रिएक्शंस ले रहे हैं, ए प्लस बी डैश सी, इन दोनों की रिएक्शंस हो रही है और हमें ए डैश बी प्लस सी मिल रहा है। इस अभिक्रिया में बी सी बॉन्ड टूटना और नए ए बी बॉन्ड का बनना साथ साथ होता है। साथ ही बी सी बंध के टूटने के लिए अवशोषित ऊर्जा की तुलना में ए बी बंध जो बनने में कम ऊर्जा रिलीज हो रही है, जिससे निकाय की ऊर्जा बढ़ जाएगी। एक समय यह ऊर्जा सर्वाधिक होती है, इसे ही सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं और इसी अवस्था को संक्रमण अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था के बाद ऊर्जा वापस कम होने लग जाती है, जो उत्पाद के रूप में ए से बी को बताती है। जैसा इस डायग्राम में शो किया है, यहाँ देखें ए प्लस बी डैश सी जो रिएक्टेंट है वह डेल्टा ई ए जितनी ऊर्जा ग्रहण करने के बाद ए डॉट डॉट बी डॉट डॉट सी, यह एक संक्रमण अवस्था हमें मिली। इस संक्रमण अवस्था के बाद ही हमें प्रोडक्ट की तरफ मूव होगा और ए डैश बी प्लस सी हमें उत्पाद मिलेगा। चूँकि सक्रियण ऊर्जा यहाँ ऊर्जा विरोधक को प्रदर्शित करती है, अतः इसके मान में वृद्धि से अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। यह आलेख एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को दर्शाता है, क्योंकि इसमें उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से कम है। इस प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था के लिए भी वांछित संकीर्ण ऊर्जा आवश्यकता होती है। एक पद में होने वाली ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए जो ऊर्जा का चित्र है वो हमें आगे बताया गया है। कई कार्बनिक अभिक्रियाओं जो दो पदों में पूर्ण होती है, जिनमें दो संक्रमण अवस्थाएं बनती है तथा पहले मध्यवर्ती बनने के बाद फिर उत्पाद बनता है। प्रायः देखा जाता है कि पहले पद में मध्यवर्ती और दूसरे पद में मध्यवर्ती में दूसरे पद के मध्यवर्ती से उत्पाद प्राप्त होता है। अतः ये स्पष्ट है कि बहुपदों वाली जो एक से दो अधिक पद में होने वाली अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक सक्रियण ऊर्जा के मान होते हैं। पहले अभिकारक और मध्यवर्ती के बीच संक्रमण अवस्था के लिए, जिसमें उत्पाद के रूप में मध्यवर्ती बनता है, तथा दूसरी मध्यवर्ती तथा उत्पाद के मध्य की संक्रमण अवस्था के लिए होती है। इन दोनों में अधिक सक्रियण ऊर्जा वाला पद ही अभिक्रिया का दर या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। डायग्राम 2.2 से बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। इसमें दो पदों में होने वाली अभिक्रियाओं के लिए ऊर्जा चित्र 2.3 से दर्शाया गया है। इसमें पहले पद में सक्रियण ऊर्जा डेल्टा E1 से प्राप्त होने के पश्चात कुछ मान कम होता है, जो कि मध्यवर्ती बनने को बताता है। मध्यवर्ती बनने के बाद पुनः ऊर्जा बढ़ती है और दूसरी संक्रमण अवस्था मिलती है, जैसा कि यहाँ पर 2.3 में दर्शाया गया है। जो फिर उसके बाद जो वापस रिएक्शंस होती है डेल्टा E2 जो हमें मिलती है, सक्रियण द्वितीय संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है, जिसकी सक्रियण ऊर्जा डेल्टा E2 का मान डेल्टा E से कम होता है। इस दूसरी संक्रमण अवस्था के बाद ही हमें प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। डेल्टा H का मान अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा को दर्शाता है। यह अभिक्रिया की ऊष्मा या एंथैल्पी कहलाती है। दूसरे पद की सक्रियण ऊर्जा एवं मध्यवर्ती के बीच का जो अंतर नहीं हो अगर इन दोनों में, तो मध्यवर्ती को विलगित करना या अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह अस्थायी होगा। इस प्रकार के मध्यवर्ती को हम मेटास्टेबल मध्यवर्ती कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।